इस वीडियो में आज हम वेगनर के सिद्धांत की समीक्षा करेंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि वेगनर मूल रूप से जलवायु वैज्ञानिक थे और वो पृथ्वी के ऊपर विभिन्न महाद्वीपों में या भूखंडों में जलवायु संबंधी जो अंतर पाए जाते हैं उसकी गुत्थी को सुलझाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को सुलझाने के लिए यानी कि जलवायु अंतरों को समझाने के लिए जलवायु विज्ञान के अलावा भूगर्भ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, भूभौतिकी और गणित जैसे विषयों का भी विस्तृत अध्ययन किया और अनेकों जानकारी जुटाने के बाद अपने सिद्धांत को उन्होंने क्या किया, अपने उसके सिद्धांत के पक्ष में जो तर्क थे उनको उन्होंने प्रस्तुत किया और अपने जो विचार थे उनको सैद्धांतिक रूप से सही बताने का क्या किया, प्रयास किया। इस संदर्भ में सबसे पहले वो बताते हैं कि तटीय समानता यानी कि विश्व के जो विभिन्न भूखंड हैं उनमें परस्पर एक दूसरे से सटने की, एक दूसरे में यूँ कहें कि फिट बैठने की क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। जैसे उन्होंने उदाहरण के लिए बताया कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट, यूरोप और अफ्रीका के पश्चिमी तट, यदि इन दोनों तटीय क्षेत्रों को परस्पर निकट लाते हैं तो ये बहुत अधिक संभावना है कि ये आपस में एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, या यूँ कहें कि इनमें एक दूसरे से जुड़ने की जो विशेषता है वो पाई जाती है। इसी प्रकार पूर्वी अफ्रीका यानी कि कीनिया, तंजानिया और सोमालिया तट, मेडागास्कर, पश्चिमी भारतीय तट में को भी परस्पर सटने की या यूँ कहें कि तटीय समानता इनमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हिंद महासागर में जो पूर्वी भारतीय तट से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट का जो भूभाग है, अंटार्कटिका की दो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से जो सटने की प्रवृत्ति है, ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि ये भूखंड पहले एक ही भूभाग के हिस्सा थे और बाद में टूटकर एक दूसरे से क्या हुए हैं, अलग हुए हैं। तो जब हम पूरे विश्व के इन अलग अलग भूखंडों यानी कि महाद्वीपों का जब हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई एक बड़ा सा जो टुकड़ा था बाद में किन्हीं शक्तियों के कारण वो टूटकर एक दूसरे से क्या हो गया है, अलग हो गया है। जिस प्रकार हमें प्लास्टिक की शीट को ले, हार्ड शीट जो होती है उसको अगर ले और हम उसको किसी बल से या शक्ति से उसको तोड़ दें तो आप पाएंगे कि वो कई टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाता है। कुछ बड़े भागों में टूटते हैं और कुछ छोटे टुकड़ों में टूटकर क्या होते हैं, अलग बिखर जाते हैं। तो ये महाद्वीपों के विखंडन के समय भी यही हुआ होगा कि विखंडन के समय बड़े टुकड़े महाद्वीप कहलाए और छोटे टुकड़े जो थे वो टूटकर क्या हुए, इन महाद्वीपों के बीच का जो अंतर बना जिसमें पानी भरने से महासागर में बने वो डूब गए, जिन्हें आज हम वर्तमान में महासागरों में मध्य महाद्वीपीय महासागरीय कटक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भूवैज्ञानिक समानता, अंध महासागर के जो दोनों तटीय क्षेत्र हैं उनकी जो चट्टानें हैं उनमें भूवैज्ञानिक जो चट्टानों में जो संरचना है उसमें काफ़ी समानता देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें यूरोप और अमेरिका में जो हर्षियन वलन है यानी कि जो पर्वत हैं उनको जब हम मिलाते हैं तो बिल्कुल वो ऐसा लगता है कि जैसे टूट कर क्या हुए हों, अलग हुए हों। बेली ने भी वेगनर का जो सिद्धांत है उसका समर्थन करते हुए बताया था कि उत्तरी ब्रिटेन के जो कैलिडोनियन वलन यानी कि कैलोडोनियन वलन संचलन से जो पर्वत बने थे और अमेरिका में स्थित जो अपलेशियन पर्वत हैं उनमें काफ़ी कुछ समानता देखने को मिलती है। इसके अलावा हर्षियन वलन और कैलोडोनियन वलन के जो उत्तर में स्थित हैं उनमें भी काफ़ी समानता देखने को मिलती है। कैलिडोनियन वलन उत्तर में पश्चिमी स्पिट्सबर्जन और पूर्वी ग्रीनलैंड तक क्या हुए, फैले हुए हैं और इधर यूरोप में वो नॉर्वे तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। इसी प्रकार दक्षिणी अंध महासागर के जो तट हैं उनकी समानता भी, उनमें भी समानता देखने को मिलती है। ब्राजीलाइट नाम द्वारा जो कैलोडोनियन संचलन हुए उत्तर दक्षिण दिशा में ब्राज़ील से उरुग्वे तक, उनमें भी काफ़ी जो अफ्रीका के तटीय क्षेत्र हैं उनमें भी काफ़ी क्या मिलती है, समानता देखने को मिलती है। इसी प्रकार गोंडवानाइट्स नामक जो वलन है दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना से प्रारंभ होकर अफ्रीका के केप प्रांत तक विस्तृत है। यानी कि जो इस तरह की जो चट्टानों की जो भूवैज्ञानिक रचना है वो अफ्रीका में भी देखने को मिलती है और दक्षिण अमेरिका में भी देखने को मिलती है, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये प्राचीन काल में कभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के भूखंड के हिस्सा रहे होंगे। इसके अलावा जो नवीन वलित पर्वत हैं उनके संबंध में भी ये बताया गया है
कि उनसे भी विस्थापन सिद्धांत को पुष्टि मिलती है। जैसे कि वेगनर ने बताया कि नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है वो विस्थापन के द्वारा हुआ है, अर्थात उसका आधार क्या है, विस्थापन है। जैसे उन्होंने बताया कि उत्तरी अमेरिका के रॉकी और दक्षिण अमेरिका के जो एंडीज पर्वत हैं उनका निर्माण जो महाद्वीप थे उनके पश्चिमी दिशा में खिसकने से क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी पिछले हमने पढ़ चुके हैं, वेगनर ने बताया था कि ज्वारीय बल के कारण, यानी कि ज्वारीय बल के कारण दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका पश्चिम की ओर खिसके, और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि जब वो पश्चिम की ओर खिसक रहे थे तो सीमा के द्वारा, चूँकि महाद्वीप किसके बने, सियाल के बने, तो जब वो पश्चिम की ओर खिसक रहे थे तो सीमा के द्वारा उनके पश्चिम की ओर खिसकने पर क्या किया, ब्रेक का काम किया। उस ब्रेक के लगने के कारण, यानी कि उसमें जो बाधा उत्पन्न हुई उसके कारण, चूँकि इधर पश्चिम से फोर्स लग रहा था, पश्चिम से पूर्व की ओर फोर्स लग रहा था, और उधर सियाल उसको आगे बढ़ने से क्या कर रहा था, रोक रहा था। जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र थे उस मलबे में, उस अवसाद में सीमा द्वारा अवरोध करने पर क्या हुआ, वलन पड़ गए, और इन वलनों से ही क्या हुआ, रॉकी और एंडीज पर्वत बने हैं, जो कि इस बात को प्रमाणित भी करते हैं। क्योंकि जो इनकी स्थिति है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं उनके बिल्कुल समानांतर देखने को मिलती है। इसी प्रकार हिमालय और आल्प्स और एटलस का जो निर्माण हुआ है वो भी इस विस्थापन के सिद्धांत की पुष्टि करता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर खिसकने से, और जो लारेंसिया है यानी कि यूरेशियन जो भूखंड है उसके बीच में जो टेथिस सागर था उसमें परस्पर क्या हुआ, संपीड़न हुआ, जिसके कारण ये क्या बने, आल्प्स और एटलस और हिमालय पर्वत जो विस्तृत श्रेणी है उसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। पुरातन जलवायु यानी कि प्राचीन जलवायु के जो लक्षण हैं वो संपूर्ण महाद्वीपों में देखने को मिलते हैं। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब ये महाद्वीप अपने ऐतिहासिक युग में एक दूसरे से जुड़े हुए रहे होंगे या एक ही खंड के भाग रहे होंगे। जैसा कि वेगनर ने बताया कि 30 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में दक्षिण अफ्रीका, मलागासी, प्रायद्वीप भारत, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और अंटार्कटिका महाद्वीप में बहुत अधिक क्या थी, ठंडी जलवायु थी। तो और इसके जो प्रमाण हैं वो इन जो उपरोक्त जो भूखंड है उन सब में स्पष्ट रूप से क्या होता है, देखने को मिलते हैं। यानी कि 30 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में इनके ऊपर एक क्या हुआ, एक हिमानीकरण का ये दौर आया था, अर्थात पूरे क्षेत्र में क्या जम गई थी, बर्फ़ जम गई थी, और वो लंबे समय तक बर्फ़ के जो जमाव थे वो रहे होंगे, जिसके अवशिष्ट आज भी भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। जबकि आज वर्तमान में यहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है, उष्ण है, कहीं आर्द्र है, कहीं शुष्क है, लेकिन उस हिमानी के अवशेष आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस बात की ये पुष्टि होती है कि ये भूखंड जो प्राचीन काल में एक दूसरे से जुड़े हुए थे वो एक बाद में क्या हुए होंगे, विस्थापन के माध्यम से अलग हुए होंगे और एक दूसरे से दूर जाकर स्थित हो गए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि पैलियोज़ोइक जो हिमनदीय निक्षेप है उसमें आप देख रहे होंगे कि दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में समान रूप से क्या हो रहा है, हिमनदी के जो आपके जो यूँ कहें कि जो हिम युग है उसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो इस पूरे चित्र के माध्यम से इस चीज़ को दिखाया गया है। इसके अलावा जंतु विज्ञान के आधार पर ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे अनेक जीव जंतु हैं जिनके समान लक्षण आज वर्तमान में जो ये भूखंड एक दूसरे से दूर स्थित हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर स्थित हैं, उनमें उनके अवशेष, जीवाश्मीय अवशेष समान रूप से पाए जाते हैं। जैसे अंध महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर मेसोसौर जंतु और ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं उनमें बहुत अधिक क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। ये जीवाश्म भूमि में जिन चट्टानों से मिले हैं उनमें भी एक समान क्रम पाया जाता है, अर्थात जो जिन चट्टानों के अंदर ये जीवाश्म पाए गए इन जीवों के, उनकी जो चट्टानें हैं अलग अलग भूखंडों में, उनका जो रचना है यानी कि जो उनकी भूवैज्ञानिक संरचना है
उसमें भी समानता पाई जाती है, अर्थात वो एक ही तरीके से क्या हुए हैं, बने हुए हैं। इसी प्रकार उत्तरी पश्चिमी यूरोप, पूर्वी अमेरिका के भागों में एक सी वनस्पति और जीवों के जो अवशेष मिले हैं वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कभी न कभी ये भूभाग, दोनों ही भूभाग एक दूसरे से क्या रहे होंगे, आपस में जुड़े रहे होंगे। दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के जो मेसोसोर नामक मछली के जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं वो भी इस बात की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये दोनों भूभाग एक दूसरे से लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी तक जुड़े हुए थे, जो बाद में क्या हुए हैं, अलग हुए हैं। तो इस प्रकार वेगनर ने जंतु और वनस्पति विज्ञान के आधार पर इस जो गुत्थी थी इसको सुलझाने का प्रयास किया था कि एक ही प्रकार के जीवाश्मीय अवशेष आज अलग अलग भूखंडों में देखने को मिलते हैं, जो एक दूसरे से हज़ारों किलोमीटर क्या हैं, दूर स्थित हैं। तो ऐसा तभी संभव हो सकता है जब वो प्राचीन काल में अपने ऐतिहासिक युग में एक दूसरे से जुड़े रहे हुए होंगे और बाद में किसी भी जो भूगर्भिक हलचल है या भूगर्भिक जो शक्ति है जिसके कारण, जैसा कि बताया गया है कि पृथ्वी के इतिहास में ऐसी अनेक बार ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी कि जब भूखंड परस्पर निकट आए और एक दूसरे से अलग हुए हैं। और ऐसा तभी हो सकता है कि जब ये एक साथ रहे हों और बाद में विस्थापन के द्वारा हजारों किलोमीटर एक दूसरे से जाकर क्या हो गए, अलग हो गए। आज भी उनमें उस प्राचीन जीवों और वनस्पति के जो अवशेष हैं उन दोनों ही भूखंडों में जो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर स्थित हैं समान रूप से पाए जाते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है कि किस तरह से गोंडवाना लैंड के सभी महाद्वीपों में वनस्पति के अवशेष मिलते हैं, यानी गोंडवाना, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीप, भारत और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इन सब में इस प्रकार की जो वनस्पति है उसके जो चित्र में जैसा कि दिखाया गया, इनके अवशेष चट्टानों में देखने को क्या करते हैं, मिलते हैं। दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि कैसे पादप प्राणी जो महाद्वीपों से उनका क्या हुआ है, विस्थापन के दौरान एक दूसरे से अलग हुए हैं। जैसा कि जब ये गोंडवाना जो लैंड था जब संयुक्त भूखंड के रूप में था तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका आपस में जुड़े हुए थे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जीव दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका दोनों ही भूखंडों में समान रूप से क्या थे, पाए जाते थे। इसी प्रकार जो विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं उनका जो आप वितरण देख रहे हैं वो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भूभाग, दक्षिणी आपका अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीप भारत, इन सब में ये जो ग्लोब्सैटरिस वनस्पति है उसके क्या देखने को मिल रहे हैं, जमाव देखने को मिल रहे हैं, उनके अवशेष देखने को मिल रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब ये भूखंड अलग हुए होंगे तो प्राचीन वनस्पति के जो अवशेष इनकी चट्टानों में जो पाए गए होंगे जीवाश्म के रूप में, वो भी उन पहचानों को अपने साथ दूर खिसकाते हुए अपने साथ ले गए होंगे। तो इस बात से पुष्टि होती है कि महाद्वीपों का क्या हुआ है, विखंडन हुआ है। जंतुओं का व्यवहार, आज उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि जैसे हम सर्दियों में साइबेरियन जो सारस हैं वो साइबेरिया से उड़कर कहाँ आते हैं, हिमालय को पार करके भारत में आते हैं। तो उनका जो ये व्यवहार है वो इस बात की पुष्टि करता है कि प्राचीन काल से ही, हजारों करोड़ों वर्षों से ही जीवों का जो व्यवहार है वो ऐसा रहा होगा कि वो एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्र की ओर क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। जैसे कि साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से भारत श्रीलंका तक जाते हैं, पाकिस्तान आते हैं। तो इसी प्रकार स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में लेमिंग नाम का एक जीव पाया जाता है जो एक ऋतु विशेष में पश्चिम की ओर क्या करता है, यात्रा करता है। पश्चिम की ओर बहुत दूर तक पहुंचकर ये अंध महासागर तक के तट पर पहुंच जाते हैं और इसमें कूदकर अपने प्राण देते थे। उनकी ये प्रवृत्ति ये बताती है कि इनके जो पूर्वज थे वो ऐसे भूभाग की ओर यात्रा करते थे, प्रवास करते थे जहां उनको भोजन या आवास के लिए एक तरह से आश्रय मिलता होगा। और उनका ये व्यवहार करोड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी वैसा का वैसा ही है। चूँकि अब यूरोप से अमेरिका अलग हो गया है, अभी भी इनकी वही प्रवृत्ति है कि ये पश्चिम की ओर क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। चूँकि आगे क्या है, महासागर है और ये इस उम्मीद से लगातार आगे बढ़ते रहते हैं कि स्थल भाग आएगा और लगातार पानी में चलते रहने से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जीवों के इस प्रकार के आचरण से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये जीव किसी ऐसे भूखंड की खोज में निकलते हैं जिनसे इनके पूर्वज परिचित थे, किंतु वो भूखंड अब नहीं है। जीवों की आदत उस समय से चली आ रही है जिस समय अमेरिका और यूरोप आपस में जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार जीवों का ये व्यवहार इस बात की पुष्टि करता है कि
प्राचीन काल में यूरोप और अमेरिका आपस में क्या रहे होंगे, जुड़े हुए रहे होंगे। कोयले की उपस्थिति के प्रमाण के आधार पर भी वेगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन की जो अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ तर्क दिए थे। उसमें उन्होंने बताया कि विश्व के अधिकांश कोयला क्षेत्र यूरेशिया में पाए जाते हैं। उसका एक कारण है क्योंकि उस समय की जो भूमध्य रेखा थी वो आप ये जो यूरोप और एशिया है इसके मध्य से होकर क्या होती थी, गुजरती थी। स्वाभाविक ही भूमध्य रेखा की जलवायु कैसी रही होगी, उष्ण और आर्द्र रही होगी। यहाँ घने जंगल पाए जाते होंगे और बाद में भूगर्भीय हलचलों से इन वनों के मिट्टी में दबने से और दबाव और भूगर्भीय जो तापमान है उसके कारण रूपांतरण हुआ होगा और ये किस में बदले हैं, कोयले में बदले हैं। तो इसकी उपस्थिति भी ये बताती है कि अधिकांश जो कोयला है यूरेशिया में मिलना चाहिए, लेकिन इसके इधर भी जो कोयला है उसका वितरण देखने को मिलता है। अब ये तभी संभव हो सकता है जब इन भूखंडों का क्या हुआ होगा, विखंडन हुआ होगा। तो अंटार्कटिका में कोयले की उपस्थिति का पाया जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि कभी न कभी ये भाग भूमध्य रेखा के निकट रहा होगा। अब जो उनकी आलोचना की जाती है उसमें कई तर्क दिए गए। जैसे सबसे पहला ये था कि तटीय समानता की बात जो करते हैं वो त्रुटिपूर्ण है। जब वैज्ञानिकों ने उनकी इस बात को परखना चाहा, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तटीय भागों को मिलाया तो उन्होंने पाया कि लगभग 400 किलोमीटर का अंतर रह जाता है। कितने का, 400 किलोमीटर का। तो वेगनर यह नहीं बता पाए कि ये जो 400 किलोमीटर का डिफरेंस है वो क्यों है। जब हम इनको निकट लाते हैं तो जो 400 किलोमीटर चौड़ी मध्य महासागरीय जो कटक है वो एक बीच में इनके क्या मिलाने में क्या करती है, अवरोध उत्पन्न करती है। वो इसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। विस्थापन की दिशा से भी इनकी क्या जो वेगनर है उनकी आलोचना होती है। जैसा कि उन्होंने बताया कि 2 दिशाओं में महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, एक पश्चिम की ओर हुआ, दूसरा उत्तर की ओर भूमध्य रेखा की ओर हुआ। उनके अनुसार हिमालय, आल्प्स और रॉकी श्रेणियां और पूर्वी और पश्चिम द्वीप समूह ऐसे विस्थापन की बाह्य सीमाएं हैं। अफ्रीका महाद्वीप को ही विस्थापन का इन्होंने केंद्र माना। उनका विचार है कि अफ्रीका से विस्थापन पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण की ओर और प्रशांत महासागर के केंद्र की ओर बढ़ा। जबकि वेगनर ने क्या बताया कि पश्चिम और भूमध्य रेखा कर ही विस्थापन हुआ। जबकि इवांस ने कहा कि ऐसा नहीं है, पूर्व की ओर भी हुआ, पश्चिम की ओर भी हुआ और दक्षिण की ओर भी हुआ और प्रशांत महासागर की भी ओर भी हुआ। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनकी आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि महाद्वीपों का जो वर्तमान वितरण स्वरूप है वो विस्थापन के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। वेगनर ने की मान्यता है कि महाद्वीपों का एक विस्थापन भूमध्य रेखा की ओर हुआ। यदि ये सत्य है तो अधिकांश महाद्वीपों को भूमध्य रेखा के पास ही एकत्रित होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। भूमध्य रेखा के आसपास ज़्यादा भूखंड है नहीं, उसके या तो उत्तर में है या दक्षिण में है। होम्स भी इस बात को पुष्टि करते हैं कि महाद्वीप भूमध्य रेखा के पास अधिक मात्रा में एकत्रित नहीं है, इसलिए कोई अन्य शक्ति कार्य कर रही होगी। अर्थात इनकी जो आलोचना की गई, उनका जो विस्थापन के पीछे जो शक्तियाँ थी उनको अन्य वैज्ञानिकों ने पर्याप्त नहीं माना। वो शक्तियाँ विस्थापन के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकती, कोई और भूगर्भिक शक्तियाँ इसके लिए उत्तरदायी रही होंगी। इसके अलावा जो वलन संबंधी जो आपत्ति है उसके बारे में भी उनकी आलोचना की जाती है। जैसा कि उन्होंने बताया कि पश्चिम की ओर विस्थापन के कारण रॉकी और एंडीज पर्वत बने और भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन से आल्प्स तथा हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। लेकिन विलिस ने ये कहकर उनकी आलोचना की कि सियाल सीमा से अधिक दृढ़ है और सियाल में शक्ति है जो अधिक है, इसलिए पश्चिम की ओर विस्थापन द्वारा रॉकी इनका निर्माण कदापि संभव नहीं है। यानी कि उनका ये मानना है कि पश्चिमी की ओर जो विस्थापन हुआ उससे रॉकी और एंडीज का निर्माण कदापि संभव नहीं हो सकता। इसी प्रकार बोवी ने भी इनकी जो सीमा की को शक्तिहीन माना है। उन्होंने बताया था कि वेगनर ने कि सीमा ने सियाल के ऊपर अवरोध उत्पन्न किया जिससे रॉकी और एंडीज पर्वत बने, जबकि बोवी कहते हैं कि सीमा इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो सियाल को रोके और इतना अवरोध उत्पन्न करे कि पर्वतों का निर्माण कर सकती हो। वनस्पति संबंधी भी उनकी आलोचना की जाती है कि कार्बोनिफेरस युग के हिम प्रवाह के साथ साथ वेगनर ने उस काल की जो ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति थी उसके जो अवशेष हैं वो भारत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, फाकलैंड द्वीप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में
एक साथ फैले हुए बताए हैं। वैज्ञानिकों ने जब इस संबंध में इनका अध्ययन किया तो उन्होंने इस बारे में उनके इन विचारों पर आपत्ति की। लेख ने बताया कि वनस्पति चिन्ह केवल वैगनर के बताए हुए स्थानों में ही नहीं पाए जाते, बल्कि जैसे जम्मू कश्मीर में, उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान, उत्तरी पूर्वी ईरान, साइबेरिया आदि क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। यदि इन प्रदेशों का दिखलाते हुए संसार का मानचित्र बनाया जाए तो वैगनर का जो सिद्धांत है पूर्णतः निराधार क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा।